सो हेलो एवरीवन। तो पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स एक कॉमन चीज़ जो मेरे से पूछ रहे थे दैट वाज रिगार्डिंग CUET। तो ये CUET क्या है, इसका एग्ज़ाम क्या है, इसका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या बेनिफिट होंगे हमें CUET का एग्ज़ाम देने के लिए और क्या हमें ये CUET का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा और विल ट्राई टू टेल यू कि आप ये एग्ज़ाम दीजिए या ना दीजिए। तो चलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो NTA ने निकाला है। अब ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसकी स्टार्टिंग में अगर आप देख पा रहे होंगे तो उन्होंने क्या लिखा है, CUET दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम। हम इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, अगर मुझे जो सही लगता है, अगर हम कॉमन की जगह इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बुलाएं तो गलत नहीं होगा। वो इसलिए कि CUET का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ अ मस्ट नाउ फॉर एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो इनटू एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो देखिए एक हमारा सिस्टम है इंडिया का एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं जालंधर की बात करूं तो हमारे पास LPU है, हमारे पास अगर हम थोड़ा बाहर चले जाएं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, DAV यूनिवर्सिटी है जो जालंधर में ही है। तो ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिए CUET का एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है। इनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती हैं। जैसे LPU के बारे में मुझे जितना पता है तो वो एक नेस्ट नाम का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, उसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में बच्चों की जो पहली पसंद होती है और ऑब्वियसली जहाँ से बहुत हमारे क्वालिटी स्टूडेंट्स निकल के आते हैं वो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको CUET का एग्ज़ाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा। अब ऐसा है क्यों, और इससे पहले सिस्टम क्या था हमारे पास। अगर मैं बात करूं आज से 3-4 साल पहले की, तो हमारे पास एक सिस्टम होता था जिसमें मेरिट लिस्ट तैयार होती थी। आपका 12th का रिजल्ट आता था मई में, और मई में 12th का रिजल्ट आने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती थी, और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में SRCC में, लेडी SRCC में, सिम्बॉयसिस में, ऐसे अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाता था। बट कोविड में क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता चला कि आपके 12th के मार्क्स इज नॉट अ पैरामीटर टू गिव यू एडमिशन इन दीज कॉलेजेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स अच्छे आए उस पीरियड में, और ये भी हुआ कि एग्जाम्स नहीं हुए तो किस बेसिस पे एंट्रेंस दिया जाए, तो दे स्टार्टेड विद CUET। तो अब थोड़ा सा CUET के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि CUET कहाँ कहाँ पे वैलिड है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे देश की 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ये CUET वैलिड है। तो कई 100 कॉलेजेस जो हैं वो CUET की वैलिडेशन के ऊपर ही आपको एडमिशन देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपके सामने हैं, आप नाम पढ़िए यूनिवर्सिटीज़ के। और ये सभी यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, चाहे JNU है, चाहे जामिया मिलिया है, ठीक है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये सभी आपको CUET के बेसिस पर ही एडमिशन देने वाले हैं। अगर मैं कुछ आगे चलूँ और आपको बताऊँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो है कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कर रहा है। देखिए हमारे इंडिया में जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाता है तो एक अथॉरिटी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया जाता है। तो एक बहुत प्रीमियर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, ऑनलाइन का भी मतलब मैं बताऊंगा, असल में ये ऑनलाइन नहीं है, ये CBT एग्ज़ाम होगा आपका। CBT का मतलब मैं आगे जान के आपको बताऊंगा। तो ये कंडक्ट करने वाली है NTA। अब ये NTA क्या है, आप सभी ने नीट का एग्ज़ाम सुना होगा, बहुत सारे हमारे मेडिकल के बच्चे आगे चल के नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो नीट का एग्ज़ाम जो है, जो मेडिकल कॉलेजेस के लिए चाहिए होता है, वो NTA कंडक्ट करता है।
जैसे कि मैं एक ऑब्वियसली आई हैड बीन एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जितने भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जो कॉलेजेस में काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में काम करते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे लिए यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है, वो भी एनटीए कंडक्ट करता है। उसके अलावा यूजीसी जेआरएफ का एग्ज़ाम जो होता है, नेट का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद क्वालिफिकेशन होती है जेआरएफ के लिए, जो पीएचडी के लिए ज़रूरी होता है, वो भी एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करता है। तो देश के जितने भी प्रीमियम एग्ज़ाम हैं वो सारे के सारे एनटीए कंडक्ट करता है। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज गोइंग टू बी यस ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी हाई। तो आपको प्रिपरेशन के बगैर ये एग्ज़ाम नहीं देना है, ये याद रखिएगा। अगर देंगे तो बहुत कम चांसेस, बहुत कम प्रॉबिलिटी रह जाएगी कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। तो एनटीए कंडक्ट करने वाला है इस एग्ज़ाम को। अब अगर मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन दूँ इस एग्ज़ाम के बारे में, तो सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 9 फरवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन आया था कि इसका जो एग्ज़ाम का जो आप एप्लीकेशन देते हैं वो खुल चुका है, पोर्टल खुल चुका है। अब ये जो पोर्टल है ये 12 मार्च तक खुला रहेगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 8 मार्च है, तो आपके पास 2 या 3 दिन ही बचे हैं इस एग्ज़ाम को फिल करने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आज या कल में ही इस वीडियो को, इस फॉर्म को, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए, बाद में ये टाइम आपको नहीं मिलेगा। 12 मार्च 11:50 PM is the last date and last time to fill this exam। उसके बाद क्या है, एक विंडो ओपन करते हैं ये कि आप अगर चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो जो करेक्शन के लिए चेंजेस हैं वो 15 मार्च टू 18 मार्च के बीच में विंडो ये आपके लिए ओपन करेंगे, जब आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन फिल कर चुके हैं उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 30 अप्रैल को आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस शहर में होगा। ऑल्दो ये आपसे पूछेंगे, आपसे रेफरेंस लेंगे कि आप किस शहर में जाके अपना एग्ज़ाम जो है वो देना चाहेंगे। आप मई में जाके अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। एग्जामिनेशन की पर्टिकुलर डेट तो अभी ये आपको नहीं देंगे क्योंकि स्लॉट्स में एग्ज़ाम होने हैं, बट आपके जो एग्ज़ाम्स हैं CUET का जो एग्ज़ाम होगा, जो स्लॉट्स में होगा, वो होगा बिटवीन 21 मई 2023 टू 31 मई 2023। इसका मतलब है तकरीबन अगर हम पिछले कुछ सालों को देखें तो 10 मई के आसपास हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। तो रिज़ल्ट आने के 10-12 दिन के बाद आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। बट रिज़ल्ट अब पैरामीटर नहीं है, याद रखिएगा। तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि जैसे ही एग्ज़ाम होगा उसके बाद आंसर की आ जाती है हर एक क्वेश्चन के लिए, जिसको चेक करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे। और अगर आप आंसर की में किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो चैलेंज का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। एनटीए जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है वहाँ पे आंसर की देकर चैलेंज के लिए ओपन रहता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँ तो क्या फ़ी रहने वाली है इस एग्ज़ाम की। तो अगर आप देखें नीचे, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो अप टू 3 सब्जेक्ट द फी इज़ 750 रुपीज़। अप टू 7 सब्जेक्ट द फीस विल बी 1500 एंड अप टू 10 सब्जेक्ट द फीस विल बी 1750 रुपीज़। इट्स द टोटल फीस, पर सब्जेक्ट फीस नहीं है। तो अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए भी CUET देते हैं तो 750 रुपये में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ बच्चों को कि आप 3 सब्जेक्ट के लिए ही एग्ज़ाम दें जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट की बात मैं आगे जाके करने वाला हूँ। तो अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो फीस आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और अगर आप SC, ST, PWD जिसे हम कहते हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर से कोई बिलोंग करता है तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहने वाला है। आपकी फीस उसी हिसाब से कम हो जाएगी जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बेसिस पे। तो फीस आप देख लीजिए और अपनी कैटेगरी के हिसाब से भरिएगा ताकि फीस की आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फीस बहुत नॉमिनल है अगर देखा जाए कंपैरेटिवली टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात कर रहा था, जो एग्ज़ाम है हमारा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेन पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आप एक स्क्रीन के सामने बैठेंगे
और आपको जैसे कि एमसीक्यूज हमारे होते हैं, तो एक क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक चूज करना है, सबमिट करना है। इसमें ऑब्वियसली प्लस मार्क भी होगा और गलत आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब जो एग्ज़ाम है, जो टेस्ट पैटर्न है, जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं, इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दैट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मीडियम जो है, इन्होंने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, 3 लैंग्वेजेस में ऑप्शन दिया है, बट मेरे को लगता है कि जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेजॉरिटी वो इंग्लिश ही फिल करने वाले होंगे। अब जो एग्ज़ाम है, इसके जो स्लॉट्स हैं, 3 स्लॉट्स हैं। अगर आप सिलेबस में ही देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि 3 स्लॉट्स हैं इस एग्ज़ाम के। पहला जो स्लॉट है, अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो पहला स्लॉट विल बी फॉर द लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में क्या है, देखिए ज़्यादातर बच्चे इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ही फिल करेंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके पास होंगे। 12th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है। लास्ट ईयर का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो बच्चे यही बताते हैं कि 12th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल होता है। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जो हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो हैं इसमें डाले जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्लॉट होने वाला है, दैट विल बी योर लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट, दैट विल बी majority of students obviously it's going to be English. The second will be your domain subject, the main subject that you will be choosing for your exam. तो अब देखिए, वैसे तो एक लॉजिक अगर मैं आपको बताऊं, हमें सब्जेक्ट जो चूज़ करने चाहिए वो चूज़ करने चाहिए अपने कोर्स के। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करते हैं जहां का आपका कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चूज़ करिए। सेकंड सब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन योर ब्रांच, आपके स्ट्रीम से है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। बट आपके लिए आसान करने के लिए आपको मैं बताऊं, जब भी आप इस एग्ज़ाम को फिल करिए तो एक चीज़ का सबसे ज़रूरी ध्यान रखिए कि आप वही सब्जेक्ट को फिल करिए जो सब्जेक्ट आपने अपनी 12th में पढ़े हुए हैं अच्छे से। जैसे कि एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे एक बोर्ड क्रिएट करके मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मान लीजिए एक कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो एक कॉमर्स के स्टूडेंट ने थ्रू आउट कॉमर्स 2 साल में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रखे होंगे। तो अब ये 3 सब्जेक्ट को ही डोमेन सब्जेक्ट में चूज़ करिए। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट है जिसने नॉन मेडिकल ले रखा है, तो उसने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट पढ़े होंगे। इसी तरह से कोई साइंस स्टूडेंट है तो उसने जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रखे होंगे। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट आपका आर्ट्स स्ट्रीम से है, ह्यूमैनिटीज से है, तो जो सब्जेक्ट्स आपने अपने 12th में पढ़ रखे होंगे, प्लीज़ उसी को ही इसमें चूज़ करिएगा। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं cuet.samarth.ac.in की वेबसाइट पे। पर चलिए एक और हमारा जो स्लॉट 3 है उसकी भी बात कर लेते हैं। हमारा जो स्लॉट 3 है, इसमें हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे जर्नल टेस्ट, दैट विल कंसिस्ट ऑफ जर्नल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब अगर किसी कॉमन लेमन लैंग्वेज में अगर कोई टीचर बात करे तो आपको क्या कहेगा, बेटा इसमें मैथ्स होगा, इसमें करंट अफेयर्स आएंगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको इसमें बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये मैथ्स नहीं है, ये पोर्शन बिल्कुल भी मैथ्स नहीं है। हालांकि आपके बहुत सारे बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो हमने 10th तक की क्लास में पढ़ रखे हैं, वो इसमें पूछे जाएंगे। जैसे कल मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर CUET का एग्ज़ाम देना है तो क्या हमें मैथमेटिक्स आनी ज़रूरी है? तो उसको मेरा एक ही जवाब था कि नहीं, आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आना ज़रूरी नहीं है कि आपने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ रखा है कि नहीं रखा, बट इट विल बी चेरी ऑन अ केक अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा क्लास 12th में, क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत आपके लिए मतलब आसान रह जाता है आपके लिए इस सब्जेक्ट को क्लियर करना। बट कि मैं कहूँगा मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो जनरल अवेयरनेस से है, करंट अफेयर्स से है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर अपना फोकस रखिएगा। डोमेन सब्जेक्ट में वो ऑप्शन देते हैं आपको, आप
कितने मर्जी चाहें सब्जेक्ट फिल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप 3 सब्जेक्ट फिल करिए। अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, ये 3 सब्जेक्ट फिल करिएगा। उसके बाद अगर मैं इस फॉर्म के बारे में, CUET के एग्ज़ाम के बारे में कुछ और आपसे बात करूं, अब एक क्वेश्चन और है रजिस्ट्रेशन का, मैं आपको बता चुका हूं। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मैं कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस भी करूंगा बाद में, पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मेरे को और कौन सी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, आज ही इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आपके सिग्नेचर्स होंगे एक सफ़ेद पेपर पे, प्लेन पेपर पे आप अपने सिग्नेचर करिएगा, ब्लैक पेन से उसकी तस्वीर खींचिएगा, फ़ोटो क्लिक करिएगा, और उसको ऑनलाइन जाकर उसको एक पर्टिकुलर डायमेंशन में, एक पर्टिकुलर आप कहते हैं KB में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत साफ साफ बताया गया है कि जो आपके सिग्नेचर्स हैं वो 4 से लेकर 30 KB के बीच बीच में होने चाहिए। तो आप इसको पहले ही जाकर कन्वर्ट कर लीजिएगा। दूसरा है आपकी स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए। स्कैन फोटोग्राफ का मतलब ये नहीं है कि आप पहले जाइए एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवाइए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचा के उसको स्कैन करिए, फिर उसको कन्वर्ट करिए, ऐसा मत करिएगा। अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचिएगा, कोशिश करिएगा बैकग्राउंड वाइट हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद उसका डायमेंशन जो है उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जैसे कि फ़ोटो का कहा गया है कि फ़ोटोग्राफ जो है वो 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए, और उसका फॉर्मेट JPG या JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। और आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ जिस पे जाके आप अपनी फ़ोटोग्राफ को रीसाइज कर सकते हैं। तो I Love PDF नाम की एक वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप अपना जो फ़ोटोग्राफ है, सिग्नेचर्स है, उनको रीसाइज कर पाएंगे। इसके अलावा आप अगर बेसिकली इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे रीसाइज फ़ोटोग्राफ साइज, बहुत एप्लीकेशन भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट भी अवेलेबल है, तो किसी भी वेबसाइट पे जाके आप ये बहुत आराम से कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप SC, ST, OBC या EWS दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, तो भी आप इस फॉर्म का जो है फिल कर सकते हैं। आपको रिजर्वेशन कोटा के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे इस एग्ज़ाम में। तो उसका जो हमारा, जैसे आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC सर्टिफिकेट होता है, आपको अपना SC सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं EWS के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि EWS क्या होता है, कौन कौन लोग जो है EWS कैटेगरी के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, और ये अलग जो पोर्टफोलियो, कोटा पोर्टफोलियो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसका कौन कौन बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद CUET के बारे में थोड़ी और बात अगर हम करें, तो फीस का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत आसानी से आप फीस जो है अपनी पे कर पाएंगे ऑनलाइन जाकर। UPI का ऑप्शन देगा आपको, पेटीएम का ऑप्शन मिल जाएगा, नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। कैश पेमेंट नहीं होगी, इसका ध्यान रखिएगा। तो अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे 3 एग्ज़ाम होने की, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, कौन कौन सा लैंग्वेज स्कीम अवेलेबल है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ये सभी अवेलेबल हैं लैंग्वेजेस। बट एज अ स्टूडेंट मेरे को लगता है कि मेरे जितने व्यूअर्स होंगे उनके लिए इंग्लिश ही ज़्यादा जो है एप्लीकेबल होगी, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के बारे में बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब देखो, हमारा जो एग्ज़ाम होना है वो 3 स्लॉट्स में होना है, ये याद रखिएगा। बट अभी एग्ज़ाम, पर्टिकुलर एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या होगी, इसके ऊपर NTA ने कोई अपना जो है अपनी बुलेटिन में भी नहीं बताया, और NTA ने कोई इसके बारे में नोटिफिकेशन नहीं निकाल रखी। तो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 1 घंटा होगी, 2 घंटा होगी, 3 घंटा होगी, ये अभी तक किसी को नहीं पता। तो प्लीज़ इसके बारे में अपडेटेड रहिएगा, NTA की वेबसाइट को जो है वो चेक करते रहिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, स्लॉट 1 में आपका लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B जो है, इसमें 2 सेक्शंस हैं आपके पास, और दोनों लैंग्वेज के रिलेटेड ही आपके सेक्शंस हैं। आपको टोटल 50 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के, जिसमें से आपने 40 जो है मिनिमम अटेम्प्ट करने हैं।
सेक्शन 2 में आपका डोमेन सब्जेक्ट आएगा, जैसे कॉमर्स के केस में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इसमें दो तरह के पेपर्स हैं, एक है जिसमें आपके पास 45 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 35 क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपने मिनिमम 40 क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड जो हमारा जर्नल टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उसमें आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर जो है करना चाहता हूँ, तो एलिजिबिलिटी के बारे में एक क्वेश्चन उठता है बार बार कि अभी तो हमने एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, अभी तो हमें ये नहीं पता कि हमारा 12th का रिजल्ट क्या है, अभी 12th पे फोकस करें कि CUET का एग्ज़ाम भर लें। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, CUET का बेसिकली तो आपकी 12th से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप 12th पास हैं या आपने 12th के एग्ज़ाम दे रखे हैं या आप इस साल 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अटेम्प्ट और टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट। तो मतलब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले साल 12th करा था वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, और जिन्होंने अभी एग्ज़ाम देने हैं, जिनका रोल नंबर आ चुका है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे हमारे, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो इसकी कोई मैक्सिमम एज नहीं है, ये याद रखिएगा। अब फॉर्म की बात करते हैं, तो फॉर्म में हमसे किस किस तरह की डिटेल्स पूछी जाएगी। तो एक क्विक सा मैं आपको जल्दी से आपको एक बारी बता दूंगा कि एग्ज़ाम में आपके पास से क्या क्या डिटेल जो है वो पूछी जाएगी। तो पर्सनल डिटेल होती है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बेसिक पर्सनल डिटेल्स हैं वो पूछी जा सकती हैं, योर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, सिटी टू विच यू बिलोंग एंड विच आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यू आर गोइंग टू अपलोड। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकता हूँ, पैन कार्ड अपलोड कर सकता हूँ। बहुत से बच्चे होंगे जिनके पास शायद पैन कार्ड के अलावा वोटर आईडी कार्ड हो, या शायद किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप आधार कार्ड अपना अपलोड करें इस वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आपके एड्रेस से रिलेटेड जो है वो डाटा आप अपलोड करेंगे। देन ये वेबसाइट आपको कहेगी कि आप अपना पासवर्ड चूज़ करें। ठीक है, तो दो तरह का एड्रेस होगा, पहले तो वो सुन लीजिए। एक होगा आपका प्रेजेंट एड्रेस और एक आपका परमानेंट एड्रेस। तो आप अपना परमानेंट एड्रेस, अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है उसी को चूज़ कर सकते हैं। तो दोनों को सेम ही चूज़ कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। देन ये आपको एक सिक्योरिटी पिन चूज़ करने को कहेगा और एक पासवर्ड चूज़ करने को कहेगा। आप पासवर्ड यहाँ पे अपना जो है वो डाल देंगे। इसके बाद ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई, बेसिक रजिस्ट्रेशन होगी। इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका नाम फिल करने को कहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करने को कहेगा। उसके बाद जेंडर, नेशनैलिटी, सिटी टू विच यू बिलोंग, योर कैटेगरी, वेदर यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और यू बिलोंग टू SC, ST और you belong to some special categories, either you are a person with benchmark disability। तो उसके लिए ये हमारे पास होता है PWBT, जिसे पहले बहुत सारे लोग PWD भी कहा करते थे, तो उसे अब PWBT कहा जाता है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, पेरेंट्स का एनुअल फैमिली इनकम जो है ठीक ठाक भरिएगा। ठीक है, मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ पे कैलकुलेट करने बैठिएगा, बट ठीक ठाक इसको आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा योर एड्रेस, योर कोटा, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप ये ऐसे ही फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी पड़ेगी। अगर आप पिछले साल एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो आप वो सब कुछ फिल करेंगे। अगर आप इस साल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसके हिसाब से फिल करेंगे। तो आपको आपका जो स्कूल का नाम है, एड्रेस है स्कूल का, उसके अलावा आपका जो रोल नंबर है, बोर्ड रोल नंबर, CBSE बोर्ड रोल नंबर, आप वो सब कुछ फिल करेंगे इसमें। उसके अलावा यू हैव टू चूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन आ रहा था कि हम एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा फिल करें। तो देखिए, जैसे जालंधर के स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो जालंधर को ही देंगे।
उसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और सेकंड सिटी की आपके पास असेस है, जैसे अमृतसर, लुधियाना, ठीक है, या जो भी ऑप्शन ये आपको देगा आप वो फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी या किस प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। देखिए आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं। जैसे एसआरसीसी का बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर सकते हैं, बीबीए टारगेट कर सकते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स जो आप टारगेट कर रहे हैं वो आपसे पूछा जाएगा और यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी। हालांकि ये मत सोचिएगा कि ये जो यहाँ पे फिल कर दिया वही यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, या इसके अलावा आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि क्या आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और किसी पर्टिकुलर कोर्स को टारगेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो बीकॉम या बीबीए या बीवोक के लिए ही जाएगा, या कुछ बीएससी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लिए जा सकता है। इसी तरह से कोई साइंस का स्टूडेंट है वो बीएससी, बीटेक या बीवोक के लिए जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूज करना है यूनिवर्सिटी जिसको आप टारगेट कर रहे हैं और उसका कौन सा प्रोग्राम जो है आप टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जिन सब्जेक्ट्स की आप हमने बात ऊपर की है वो आप सिलेक्ट करेंगे, और उनके बाद उनका मीडियम आप सिलेक्ट करेंगे कि आप मीडियम जो है किस मीडियम में एग्ज़ाम देने वाले हैं। लास्ट में याद रखिएगा आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसमें आपका जो फोटोग्राफ है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो अपलोड करनी है, अपने सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं, रीसाइज ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको उसका अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं और आपके पास बीपीएल सर्टिफिकेट है तो आपको वो अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज भी दी रखी हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो डिफेंस पर्सोनल्स हैं, ठीक है, डिफेंस में है, आर्मी में है, तो वो अपना जो है सर्टिफिकेशन जो है वो अपलोड करें। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो यही चीज़ कहूँगा आपको, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर CUET. So thank you very much for this video. See you in the next video. Thank you very much.